नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम शतरंज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। HNN 24/7 देख रहे हैं आप। बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव के पहले सोशल मीडिया को एक बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है। ऐसे में बीजेपी अलग अलग वर्गों की सोशल मीडिया की कार्यशाला कर रही है। सोमवार को भी लखनऊ में पिछड़ा मोर्चा की सोशल मीडिया की कार्यशाला जारी है। मैनपुरी, खतौली और घोसी जैसी सीटों पर हुए उपचुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी अभी से अलर्ट मोड पर आ गई है। साथ ही बीजेपी ने मिशन 80 के तहत रणनीति बनानी शुरू कर दी है। बीजेपी यूपी में सभी 80 सीटें जीतने के लिए सबसे बड़ा हथियार सोशल मीडिया को बनाना चाहती है और इसीलिए अपने सभी मोर्चों को सोशल मीडिया पर मजबूत करने की रणनीति बनाई है। बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के सोशल मीडिया की कार्यशाला सोमवार को राजधानी लखनऊ में आयोजित हो रही है। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, पिछड़ा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण और पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप मौजूद है। बीजेपी पिछड़े वर्ग के मतदाताओं के बीच में पकड़ बनाने के लिए और अपनी बात पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया पर 20,000 वॉलंटियर बनाने की तैयारी में है। यह सोशल मीडिया वॉलंटियर्स ओबीसी वर्ग के युवाओं में बीजेपी की नीतियों के साथ ही सरकार की योजनाओं के संबंध में जानकारी पहुंचाएंगे। सोमवार को राजधानी लखनऊ की कार्यशाला में बीजेपी पिछड़ा मोर्चा प्रत्येक जिले में सोशल मीडिया वॉलंटियर तैयार करने की रणनीति बना रहा है। सोशल मीडिया के जरिए अधिक से अधिक लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जाए। इसके लिए बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा हर जिले में ट्रेनिंग सेशन और फिर वर्कशॉप भी आयोजित करेगा। पार्टी के जो आदेश हैं, जैसे हमारी पार्टी लगातार ओबीसी के नेताओं से या वर्ग के लोगों से मीटिंग के तहत करते रहती है, जिससे कई वर्ग के नेताओं को सम्मिलित करने का काम पार्टी में, जिससे हमारी 2024 की रणनीति साफ हो, लोगों में एक जुड़ाव आए, जिससे भारतीय जनता पार्टी में कोई यह ना कहे कि एक ही वर्ग की पार्टी है। हमारी पार्टी सर्व समाज के लोग लेकर चलती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बातें छूट जाती हैं कि ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जैसे अभी विश्वकर्मा समाज योजना चाहिए, लेकिन विश्वकर्मा योजना के तहत हमारी पार्टी सर्वहित के लिए उसमें है कि कोई लोहार हो, कोई भी मतलब धोबी हो, किसी भी समाज, ये योजना सबके लिए आई है, ना कि एक विश्वकर्मा। और हमारा 2024 में लोकसभा चुनाव हमारे पिछड़े समाज की बहुत अधिक भूमिका रहेगी और 2024 का चुनाव जीतने में प्रधानमंत्री की हमारी भूमिका, हमारे वर्ग के नेता सभी एकजुट होकर मदद करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों को साथ में लेकर चलना चाहती है, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हों। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ आगे बढ़ रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में नरेंद्र कश्यप जी को जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिसको लेकर वो लगातार बैठकें कर रहे हैं। ऐसे में आप सभी वर्ग को लेकर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीटों को जीत करके एक बार फिर रिकॉर्ड बनाती नजर आ रही है। अभी महिला बिल जो आया है, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इसको तत्काल जो है आरक्षण ओबीसी को दिया जाए, महिला आरक्षण में। और राहुल गांधी जी जहां भी जाते हैं, अभी छत्तीसगढ़ में कल थे, उन्होंने खुले मंच से कहा कि बिना ओबीसी के इस देश में सरकारें नहीं चलेंगी। कांग्रेस का कदम बहुत सही है। सबका विकास, सबका साथ अगर सही मायने में कोई करना चाहता है तो राहुल गांधी जी करना चाहते हैं। सर्वे रिपोर्ट से आपने देखा है 354 सीटें जो इंडिया गठबंधन को मिलने जा रहा है, 141 सीटें केवल भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। तो एकदम खुला खेल, फर्रुखाबादी। अब इंडिया गठबंधन को कोई रोक नहीं सकता, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने से कोई रोक नहीं सकता। तो हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। रामनिवास यादव जुड़ चुके हैं, भाजपा प्रवक्ता अनिल शर्मा जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं, सपा नेता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है HNN में। सबसे पहले रुख धर्मेंद्र सिंह आपका कर लेते हैं। धर्मेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी अब ओबीसी समाज को अपनी ओर करने की पूरी कोशिश जद्दोजहद में लगी है। ऐसे में एक नया हथियार सोशल मीडिया को वो सबसे बड़ा हथियार के रूप में अपनाएगी। 20,000 वॉलंटियर्स तैयार करने की जद्दोजहद में है।
और वो हर एक ओबीसी के लोगों के पास जाएंगे, युवाओं के पास जाएंगे, अपनी नीति अपनी रणनीति को बताएंगे सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस तरह से देखिए, ये अगर चुनाव के समय में उनको ओबीसी को जोड़ने के लिए रणनीति बनानी पड़ रही है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि इन्होंने उस समाज के लिए कुछ नहीं किया है। अगर उस समाज के लिए किए होते पिछले 10 सालों के कार्यकाल में, तो इनको इस तरह की योजना बनाने की जरूरत न पड़ती, नंबर 1। नंबर 2, यदि किसी भी समाज के लिए, किसी भी वर्ग के लिए, हमारा तो सीधा सा मानना है कि समावेशी और सर्वांगीण विकास जब देश का होगा, वो योजना बनानी चाहिए। ठीक है, लेकिन देश के एक पिछड़े वर्ग के लिए अगर इनके मन में चिंता होती, तो सबसे पहले ये अपने संगठन में, अपने सरकार के अंदर भागीदारी सुनिश्चित करते, और इसके पहले उस समाज के विकास के लिए, उस समाज के जीवन स्तर उठाने के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, चाहे पिछड़े हो, चाहे दलित हो, चाहे महिलाएं हैं, उनके विषय में अब तक ये योजना बना करके 5-10 सालों में इम्प्लीमेंट कर देते। ये हर कोई जानता है कि चुनाव समय में लोक लुभावन वादे किए जाते हैं। सिर्फ वही उतनी सी बात है कि चुनाव नजदीक है। लेकिन धर्मेंद्र भाई वोटों का परसेंटेज की बात करें, दलित पिछड़े समाज के वोटों की परसेंटेज की बात करें, तो पिछली बार विधानसभा चुनाव में भी इनको अच्छा खासा वोट मिला था, लोकसभा चुनाव में भी अच्छा खासा दलित पिछड़े समाज ने इनको काफी हद तक वोट किया। हम देखिए, ऐसी कोई मशीन नहीं कि ये कहा जाए किस समाज का ज्यादा किस समाज कम मिला था, लेकिन सही है कि इनके झूठ में इस देश की जनता फंस गई थी और इन्होंने तमाम लोक लुभावन वादे किए थे। जैसे मैं रोजगार दूंगा, करोड़ों नौजवानों को, बेरोजगारों को नौकरी दूंगा। इन्होंने वादा किया किसानों की आय दोगुनी करूंगा। इन्होंने वादा किया था महंगाई दूर करूंगा। इन्होंने वादा किया था कि जो है रुपया मजबूत कर दूंगा, डॉलर 1 रुपए के मुकाबले 100 रुपए पहुंच जाएगा, ऐसी इनकी वो थी। इन्होंने वादा किया था कि मैं 56 इंची सीना दिखा करके चाइना को खदेड़ दूंगा। इन्होंने वादा किया था कि पाकिस्तान तो बॉर्डर की तरफ देखेगा ही नहीं, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। इस तरह के जो तमाम वादे किए थे, जनता इनके झांसे में आ गई थी। जबकि सच ये है, जनता ने 2 बार मौका दे करके देख लिया कि इनके वादे सिर्फ चुनावी वादे थे, इन्होंने इस पर कोई भी काम नहीं किया। इसलिए जो है जनता इस बार इनको बदलने का मन बना ली। तो अब इनके पास चूंकि काम इन्होंने किया नहीं है कि इनको इनके पास बताने के लिए मैंने 10 सालों में जनता के लिए, जनहित के लिए काम किया, किसान को अमीर बना दिया। आज स्थिति है कि जो मध्य वर्ग था वो निम्न मध्य वर्ग हो गया, और जो निम्न मध्य वर्ग था वो गरीब हो गया। 80 करोड़ लोग राशन पर जीवित हैं। ये खुद इनके आंकड़े कहते हैं कि मैं इतने लोग 5 किलो राशन दे करके किसी तरह इनका जीवित क्या है सर, ये तो दे रहे हैं आप, वो तो वही तो सवाल फिर उठ जाता है, आप लोग नहीं दे पाए, वो लोग दे रहे हैं, ठीक है। नहीं, हम दे नहीं पाए। हम समाज के प्रत्येक वर्ग को देने, राशन तब भी मिलता था, राशन तब भी मिलता था, राशन दिया जाता था, लेकिन खुद एक बहुत बड़ा वर्ग तैयार हो रहा था जो देश की मुख्य धारा में अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा था। इन्होंने अपने मित्रों को देना शुरू किया। कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा था सर, कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा था? आप आसमान चले जाइए, जहाज अडानी की, अंबानी की। आप जमीन में चले जाइए, कोल जो अंदर माइंस है इनकी है। आप समुद्र में चले जाइए, पोर्ट इनके हैं। आप चले जाइए, रेलवे स्टेशन इनके हैं। आप क्या अनिल शर्मा जी, इस देश को बेच करके पूंजीपतियों अनिल शर्मा जी, बीजेपी जो है सोशल मीडिया को अपने मजबूत कर रही है, 20,000 वॉलंटियर्स तैयार करने की जद्दोजहद में है, और ये वॉलंटियर्स सभी युवाओं को भाई जाएंगे और बताएंगे, ओबीसी समाज के सभी युवाओं को बताएंगे। फिलहाल ओबीसी नहीं है, सभी वर्गों को साधने की कोशिश में है, बताएंगे कि बीजेपी ने उनके लिए क्या किया है। किस तरह से सर आप लोग देख रहे हैं? मनीष जी, भारतीय जनता पार्टी की कारगुजारियों से खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग परेशान हैं। ये चुनावी रणनीति बनाकर इस कदर परेशान है, इनकी हर प्रैक्टिकल फेल हो रही है। आज ये कितने 20,000 वॉलंटियर बना रहे हैं, 50,000 बना लें, 1 लाख बना लें, लेकिन इनकी स्थिति ये है कि ये कभी कमल मित्र बनाते हैं, कभी मुस्लिम मित्र बनाते हैं, कभी महिला मित्र बनाते हैं, कभी किसान मित्र बनाते हैं, और धीरे धीरे की स्थिति ये बनती चली जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी जनाधार खोती जा रही है, और इनके जनाधार खोने की वजह से इनकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। जनता ने इनको नकारना शुरू कर दिया। ये ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी को नाम पर ये लोग झूठ पर झूठ बोलते हैं। भरे सदन में केंद्र सरकार के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री नहीं, गृह मंत्री जब बोलते हैं कि हमने देश में पहला प्रधानमंत्री ओबीसी दिया, और उसी पर गडकरी जी बोलते हैं
कि साहब हमने देश का पहला प्रधानमंत्री थे, लेकिन ये लोग भूल जाते कि इतिहास क्या है। अगर ये देश के पहले ओबीसी प्रधानमंत्री तो एच.डी. देवगौड़ा साहब क्या थे? क्या ओबीसी समाज से नहीं थे? भारतीय जनता पार्टी 75 साल 75 वायदों पर अभी तक खरी नहीं उतरी है। जनता की जो लोक लुभावनी बातें हैं ये लोग करते हैं जनता से, जनता सारी बातें समझती है। अब बहुत पारदर्शिता जनता के सामने है, क्योंकि ये सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जितनी भी चल रही है ना, हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से चंद लोग पढ़ते हैं, लेकिन वास्तविकता वो इंटरनेट पर सर्च भी करते हैं। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित चेहरा बिल्कुल पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। महिला आरक्षण बिल पर जिस प्रकार से ये बिल्कुल लोगों को बेवकूफ बनाते हुए चुनावी स्टंट करते हुए जो नजर आए, वो किसी से छिपा नहीं है। सेक्शन 5 और सब सेक्शन 1 को अगर ठीक से पढ़ा जाए तो महिला आरक्षण बिल में किस प्रकार खामियां हैं वो क्लियर हो जाएंगी। दूसरी बात, ये कहते कि महिला आरक्षण बिल 2026 के बाद ये लागू करेंगे। लागू कैसे करेंगे? सरकार आपकी बनेगी तब तो आप कर पाएंगे ना। फिर दूसरी बात, ये चुनावी स्टंट नहीं तो और क्या है? आप 9.5 साल तक आपकी सरकार पकौड़े तलती रही क्या? तब तक उन्हें महिला आरक्षण बिल की याद नहीं आई। दूसरी बात, सबसे पहले जनगणना होगी, परिसीमन होगा, डिलिमिटेशन होगा, तब जाकर फिर जाति आधार के हिसाब से फिर वो महिला आरक्षण बिल ठीक है। लागू होगा। अनिल भाई एक छोटा सा सवाल है, अनिल भाई एक छोटा सा सवाल है। 2011 में जातीय जनगणना आपने कराई थी? जी, अगर आपने कराई थी तो सर आपके पास भी आपके पास काफी समय रहा है, उसको आप लोगों ने क्यों नहीं बताया, दिखाया, सामने लाए उस चीज को? नहीं, मैं बता दूं, जाति जनगणना जो हुई थी वो पूरी तरह से नहीं हो पाई थी, इसी वजह से उसको क्लियरिटी नहीं हो पाई थी। ये आप मानते हैं ना? जनगणना मान रहे हैं 2021 नहीं आप मान रहे कि नहीं मान रहे? हाँ या ना? आप ही बोल रहे हैं सर। जाति जनगणना पूर्ण रूप से कहाँ हो पाई थी? नहीं हो पाई थी ना? ना, नहीं, सही रूप से नहीं हो पाई थी, सही नहीं थी, ये तमाम तरह की कुछ जो भी खामियां थी, है ना? तो फिर आप ही के नेता, कहने में कोई बुराई नहीं है ना? कहने, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हो पाई थी, जो चीज़ नहीं हो पाई नहीं हो पाई, लेकिन यही तो बात है। तो फिर आपके नेता ये क्यों कहते फिर रहे कि उसी के आधार पर सब कुछ कर दिया जाए? नहीं, देखिए, एक बहुत बड़ी बात है जो हमारे नेता जो कहते हैं उसकी वजह बता दीजिए। जब आधी आबादी महिलाओं की है, जब उनको 33% आरक्षण दिया जा रहा है, महिला को सम्मान देना है, भाई एक घर में पुरुष भी है महिला भी है, तो महिला को अधिकार देने में बुराई क्या है? फिर नई सिरे से जनगणना करने की आवश्यकता ही क्यों है? जब आपकी 140 करोड़ जनता है तो उसकी आधी आबादी महिला है। करने की जरूरत है, क्यों नहीं करने की जरूरत है? जनगणना कब होगी? 2021 में होनी थी, वो फ्रीज हो गई 2026 तक, और वो 2031 में जाकर पूरी होगी। 2031 के बाद कितने समय बाद जनगणना पूरी होगी? तब तक हो सकता है आप लोग की सरकार आ जाए, हो सकता है आप इंडिया अलायंस आ जाए, तो इंडिया अलायंस आ जाए तो आप लोग सारी महफिल लूट लीजिएगा, क्या दिक्कत है? देखिए, नहीं, महफिल लूटने का कुछ नहीं है। हमने तो जनता की सेवा करने का जो प्रण लिया है, हम जनता की सेवा करते हैं, और जनता ने हमें अस्वीकारा तो हमने उसका भी नतमस्तक होकर उनका अभिवादन किया कि जनता का जो जनादेश है उसको स्वीकार किया, और जनता के बीच में लगातार हम लोग संघर्ष करते रहे। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी व्यवस्था है कथनी करने में जमीन आसमान का। विपक्ष एकजुट हो गया तो ये एनडीए निकल कर आ गया, नहीं 2014 से लेकर 2023 हो गया। साहब बता दीजिए कि एनडीए का कहीं इन्होंने नाम भी लिया हो? ये ठीक है। रामनिवास यादव जी, देखिए तमाम तरह के एलिगेशंस तो आप लोग के ऊपर लग ही रहे, ऊपर से जो मजबूत आप लोग कर रहे हैं। घोसी विधानसभा सीट आप हार गए थे, खतौली हार गए थे, मैनपुरी हार गए थे, ये आपको पता था ये जो चुनाव आप हारे हैं ये आपके लिए सही नहीं है। ऐसे में इसलिए भी अब इन सब चीज़ों को देखते हुए एक बड़ी रणनीति बीजेपी बना रही है। अब कितना कारगर सिद्ध होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इससे पहले भी कई रणनीति बनाई गई थी, घोसी उपचुनाव से पहले भी। वो रणनीति कहीं दिखी नहीं घोसी उपचुनाव में। नहीं संदीप जी, निश्चित रूप से जब कोई चुनावी प्रक्रिया होती है। रामनिवास यादव जी, मेरा नाम मनीष है।
हाँ मनीष जी, निश्चित रूप से कोई मतलब चुनावी प्रक्रिया होती है जी। तो जीत हार उसके दो पहलू होते हैं। अभी हम रामपुर जीते, आजमगढ़ जीते, जहाँ पर कभी नहीं हम जीते वहाँ हम जीते। तो उपचुनाव में एक सीट हार जाने से मतलब ये नहीं कि हम सबसे नाराज हो गए हैं। हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा पहले से, क्योंकि सारा विपक्ष एक तरफ हो गया, इसलिए थोड़ा हम माइनस हुए। लेकिन अभी जब आम चुनाव होगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीट जीतेगी, क्योंकि अभी हमारे मित्र समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि तमाम एलिगेशन लगा रहे थे जब इनकी सरकार होती है ये लोग खाली लूट घसोट करते हैं। हमारी सरकार कितने हैं मोदी जी की सरकार में कि इधर 9 सालों में 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए। खाली उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में 23 करोड़ लोग हुए, जिसमें 70% ओबीसी समाज के लोग हैं जो गरीबी रेखा से बाहर हुए। देश में लगभग 5 करोड़ आवास केंद्र सरकार ने बनाए हैं, जिसमें 52% ओबीसी समाज के लोग हैं। हम देश में लगभग 13 करोड़ लोगों को किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, जिसमें 50% ओबीसी समाज के लोग हैं। अभी आपने देखा हो कि बहुत महत्वाकांक्षी योजना स्टार्टअप योजना है, जिसमें 50% हर साल 5 लाख लोगों को सरकार उद्यमी बना रही है। वो भी देखिएगा, ओबीसी समाज के लोग, ये सब फर्जी आंकड़े न गिनाइए। 82 करोड़ लोगों को लगभग राशन दे रहे हैं। राशन कहीं नहीं दे रहे, आप राशन की व्यवस्था कितने लोगों को मिल रही है कंट्रोल पर जाकर देखिएगा, लाइन में खड़े होकर देखिएगा। 2014 से अब तक और लगातार, वो भी खाद्य सुरक्षा बिल कानून का कांग्रेस लेकर आई तब। ठीक, अनिल भाई अपने अपने टाइम पे, अनिल भाई अपने अपने टाइम पे, ठीक है। राम निवास जी, लगातार चुनाव हम जीत रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मित्र बोल रहे थे क्योंकि आलोचना करना आसान है, लेकिन धरातल पे काम करना जो मोदी जी ने किया है आज तक किसी सरकार ने नहीं किया है। यही कारण है कि 2014 से समाजवादी पार्टी पूरी तरह हारती 2022 तक हारी, जो जब फिर हारेगी, क्योंकि इनका जो काम है वो जनता से सरोकार रहता नहीं। जैसे सरकार बनती है लूट घसोट मचाते हैं, थानों तहसीलों पर कब्जा करते हैं, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते हैं। आज कानून व्यवस्था अच्छी है उत्तर प्रदेश में, कोई भी अपराधी अपराध करके सीना खोल नहीं चल सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी सरकार थी कि खुलेआम चौराहे पर गोली मारो, बहन बेटियों की फोटो और खुलेआम। ठीक है धर्मेंद्र सिंह जी, आज किसी अपराधी की हैसियत है? ठीक है, सीना ठीक खोल है, देगा, सीने पर गोली। ठीक है रामनिवास यादव जी। धर्मेंद्र सिंह जी, अपराधियों की इतनी हैसियत है कि सदन में खड़े होकर किसी को भी बदतमीजी भरी भाषा में जातिगत गालियां देते हुए और गुंडई से देख लेंगे, तोड़ देंगे। ठीक है धर्मेंद्र सिंह जी, एक सवाल भी है सर। धर्मेंद्र सिंह जी ये बताइए, आप भी तो सत्ता में रहे हैं बीच क्या नाम है यूपी के अंदर, तो ऐसे में आप लोगों ने ओबीसी समाज के लिए क्या किया है? देखिए वही मैं कहना चाह रहा था कि ये आंकड़े देना फर्जी आंकड़े, उसमें इनके रामनिवास जी की गलती नहीं, क्योंकि इनका शीर्ष नेतृत्व सिर्फ झूठ पर आधारित इनकी पार्टी है, तो स्वाभाविक है झूठे आंकड़े प्रस्तुत करना। वो तो योजना किनारे किसान सम्मान निधि की योजना नहीं, समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, तो उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर था, और अग्रसर नहीं था, बहुत स्पीड से दौड़ रहा था। चाहे एक्सप्रेस वे हो, चाहे हमने अपने संसाधनों से मेट्रो बनाई हो और कई मेट्रो के डीपीआर करके शिलान्यास किया हो, और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का सारी जमीन अधिग्रहण करके उसकी शिलान्यास कर दिया था। उसके अलावा मेट्रो सिटी, आज इनके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास बताने के लिए आज के डेट में कुछ नहीं। बुंदेलखंड जो सूखे में ग्रस्त रहता था, वहां उस समय जो योजना हम लोग लेके आए, तालाब से लेकर के जल की व्यवस्था कराई। और यही नहीं, गांव के विकास को लेकर के हम लोग कितने संजीदा थे। लोहिया गांव के माध्यम से गांव का सर्वांगीण विकास, जनेश्वर मिश्रा गांव के माध्यम से गांव का सर्वांगीण विकास। और जिस तरह से इनको तो हक भी नहीं है महिला बंधन विधेयक का नाम लेने का, हम लोग महिलाओं को केंद्र में रखते हुए समाजवादी पेंशन योजना लाए थे, और उसके साथ सामाजिक सुरक्षा की गारंटी उसके साथ हम लोगों ने किया था, और आने वाले समय में उसका विस्तार करना था। 50 लाख महिलाओं को उत्तर प्रदेश के अंदर पेंशन देते थे, और साथ साथ उसमें एश्योर कर रहे थे कि उनके बच्चे स्कूलों में जाए पढ़े, और उनकी खाद्य सिक्योरिटी उसमें फिक्स कर रहे थे। और इस तरह और भी उनकी जो जरूरतें थी उसके अंदर हम लोग पेंशन के साथ ही उसमें एकीकृत पोर्टल पे ले आने की तैयारी थी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आई, उसने पहले पेंशन बंद किया, उत्तर प्रदेश के अंदर महिला विरोधी कदम किया, और जो व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री रहते हुए जो ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की बात करता है, जो जर्सी गाय की बात करता है, उसके मुंह से जब ये निकलता है महिला बंधन विधेयक, तो शर्म आती है
कि जो महिलाओं का आदर नहीं कर सकता है वो कितने सुंदर शब्दों के माध्यम से महिलाओं का जीवन स्तर उठाने की बात करता है। महिला बंधन विधेयक लेके आए, ये नहीं बता रहे हैं कि किस तारीख से लागू कर पाएंगे। अरे आपको महिलाओं की चिंता होती, उत्तर प्रदेश वो देश के चुनाव में आप भारतीय जनता पार्टी जब लोकसभा का टिकट 2019 में दे रही थी, 14 में दे रही थी, 33% महिलाओं को देती। जब देश की कैबिनेट बन रही थी तो कैबिनेट से लेकर के मिनिस्ट्री में 33% महिलाओं का आरक्षण दे करके कहती कि हमने 33% आरक्षण दिया है। और जब ये महिला आरक्षण विधेयक बिल लेकर के, महिला बंधन विधेयक बिल लेकर के आ रहे थे तो कहते इसको किसी भी कीमत पर 2024 में लागू करेंगे। जो संविधान संशोधन आप इनके लिए ले आए, जो आवश्यक संशोधन होता, सारी पार्टियां तैयार थी, सबने यही मांग की कि आप उसके अंदर पिछड़ों का और दलितों का, चूंकि आप 140 करोड़ देशवासियों की आप चिंता की बात करते हैं, आप अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए 3 तलाक हटाने की बात करते हैं, तो आखिर अगर आप उनके सबसे हितैषी हैं तो पिछड़े वर्ग की महिलाओं के और अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं की भी व्यवस्था इसमें करते और 2024 में लागू करते, पूरा पक्ष आपके साथ है, आवश्यक संशोधन करते। लेकिन आपकी नीयत नहीं सही है, भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। अरे हुजूर, आपने तो देश की परिसंपत्तियों को, जो हमारी अपनी परिसंपत्तियां थी, टैक्स पेयर के गाढ़े कमाई के पैसे से जो देश के अंदर थी, उसको आपने बना करके पोर्ट बनाया सरकार ने, और चला कौन रहा, उसका फायदा कौन ले रहा? अडानी जी। चाहे ये एयरपोर्ट हो, चाहे वो समंदर के पोर्ट हो, चाहे आप आसमान में जहाज सर, हो, वो पूरा अडानी पूरे हो गए सर। अडानी कहाँ आ रहे हैं सर? सबको बेचने के लिए आपके पास तो पसंदीदा व्यापारी अडानी आपको वोट नहीं दिला पाएंगे सर ना। अब अडानी बहुत पुराने हो गए, अडानी आप लोग को वोट नहीं दिला पाएंगे। ठीक है अनिल शर्मा नहीं, बात पुराने नहीं है, जो सच है वो जनता के बीच कहेंगे। सर, जब तक फैक्ट ना सामने लेकर आइए, सुनिए ना, जब तक फैक्ट 2024 में देखिए, सब कोर्ट में जाइए, कोर्ट में आप लोग अगर धार्मिक बातें, सुनिए ना, कोर्ट में जीतिए तब जाकर बोलिए, किसी के ऊपर एलिगेशंस लगाइए। महिला की बात करें, लेकिन हमने तय कर रखा है कि इन्होंने जो वादा किया था जनता के साथ, वो ठगी करने काम किया, उसको लेकर के जाएंगे। कि आपने हुजूर रोजगार नहीं दिया, आपने महंगाई कम किया नहीं किया, रुपया मजबूत किया नहीं किया, किसान की दोगुनी किया नहीं किया। और दूसरी, हम अपने काम लेकर के जाएंगे। जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरह से विकास हम लोगों ने किया, और विपक्ष की जो सरकारें हैं, चाहे वो बंगाल की कन्याश्री योजना हो, चाहे तमिलनाडु की स्कूली शिक्षा आउटरीच हो, चाहे राजस्थान की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा हो, चाहे दिल्ली के प्राथमिक स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक हो, इन सारी चीजों को लेकर के समावेशी सर्वसमावेशी विकास की बात लेकर के जनता के बीच जाएंगे। और जनता तैयार होती है, इनके धूप से उठ चुकी है और इनको 2024 में सत्ता से बाहर करेगी। ठीक है अनिल शर्मा जी, किस बेसिस पर बार बार ये कहा जा रहा है कि इनको सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा? बीजेपी को हम सत्ता से बाहर कर सकते हैं? नहीं, जनता नाराज है। जनता के जब जनता आप झूठ की बात करेंगे तो जनता हटाने जा रही कोई नहीं। जनता आपके पास सारे मतलब 140 करोड़ जनता आई थी क्या? ठीक है, तो क्या हम लोग फील्ड में रहते हैं, हम जनता के मर्म को और उनके दिल की बात को समझते हैं, उनके बीच जा रहे हैं। बाकी जनता जो बीजेपी को वोट देने की बात कहते हैं उनकी भी तो बोल दिया कीजिए। ठीक है अनिल शर्मा जी, ये जो तर्क है, क्योंकि देखिए आपका उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है अनिल भाई, ये आपको भी मालूम है, 1% वोट है आप लोग का। ठीक है, ऐसे में आप इनके सहारे हैं इस वक्त, समाजवादी पार्टी के सहारे। अब कितना टिकट देती हो तो आने वाला समय पता चलेगा। आपके यहाँ जनाधार नहीं है तो कैसे आप लोग इफेक्ट डाल पाएंगे बीजेपी के वोटर्स पर? क्योंकि अच्छा खासा वोट पड़ा था इनको 19 में लोकसभा चुनाव में, और दलित पिछड़े समाज के लोग नहीं वोट किया इनको। मनीष जी, बहुत बढ़िया सवाल किया कि हमारा तो जनाधार ही नहीं है तो हमको वोट ही नहीं पड़ेगा। लेकिन ये एक बात पर छोटा सा सवाल है, भारतीय जनता पार्टी इतने वर्षों तक जो सत्ता से बाहर रही, इनके पास क्या जनाधार था जो फिर ये सत्ता में आए? क्या कांग्रेस कहीं मेहनत नहीं करती है, या कांग्रेस का कोई जनाधार पहले नहीं रहा? वोट परसेंटेज अगर कम हुआ तो क्या वोट परसेंटेज बढ़ेगा नहीं? अनिल भाई ईमानदारी से बताइएगा, कितना आप यूपी में मेहनत करते हैं? अरे मनीष जी, जनाधार की बात है, पंजाब के धर्मेंद्र भाई आ रहे हैं, आपका जनाधार अलग है, मैं उस पर ही बात कर लेंगे। अनिल भाई, कितना आप लोग मेहनत कर पाते हैं? मैं जानता हूं आप लोग फील्ड पर रहते हैं, लेकिन आपको भी मालूम है आपका जो शीर्ष नेतृत्व है वो यूपी में दिखता नहीं है। लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देकर निकलनी आज तक अभी तक दिख नहीं रही है यूपी। मनीष जी, समय के हिसाब से बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, ये आप जानते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज छोटी सी बात बता दूं। उत्तर प्रदेश में
जब लड़की हूँ लड़ सकती हूँ तब अजय कुमार लल्लू जी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते, तो उसके बाद बजला खाबरी जी अध्यक्ष हुए और आज आदरणीय अजय राय जी उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अभी कल की मैं बता दूं, कल बरेली में एक बहुत बड़ी बैठक का आयोजन हुआ। ब्रज प्रांत के सारे शहर जिलाध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी और जिले शहर के पदाधिकारियों को वहां बुलाया गया। गंभीर चिंतन मंथन हुआ और जो हम लोगों की कार्यशैली है पंचायत और बूथ स्तर तक जाने की, और उससे पहले हम लोग संगठन में जो काम कर रहे थे कि संगठन को मजबूत करना ये बहुत आवश्यक हो जाता है अगर वोट परसेंटेज कहीं गिरता है। और ये कोई जरूरी नहीं कि अगर मेरे शरीर में कहीं घाव है, मैं कहीं 4 कदम नहीं चल सकता तो मेरा घाव भरेगा नहीं और मैं दोबारा ठीक ना हो पाऊं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से लोगों में झूठ परोस कर उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार को हासिल करने का काम किया, नहीं वो झूठ परोस कर वो अपना सत्ता हासिल कर सकती है ना, बीजेपी कर सके ना, ठीक है, लेकिन वो ज्यादा आपके वोट परसेंटेज कहां से घटा रही है, वो सत्ता में। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग जो चोट खा रहे हैं उसमें आप लोग की भी तो दिक्कत है ना, परेशानी है कोई, उस कारण को आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं। वो कारण है आपका शीर्ष नेतृत्व। आपके यहाँ अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में रहते हैं, स्थानीय स्तर पर भी संगठन काम कर रहा है। हाँ। और संगठन में आपको बता दूं, संगठन सृजन के नाम से हम लोगों ने बूथ स्तर पर पूरी संगठन की तैयारियां कर रखी हैं। और इस आप वक्त नाम 50 दे दें सर, हम भी सर उत्तर प्रदेश के अंदर घूमते हैं सर, हम भी घूमते रहते हैं और हम भी चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा मजबूत हो जाए, लेकिन जब देखते हैं कि जहां आप लोग को मजबूत होना चाहिए वहां आप लोग एकदम घटते जा रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ एक छतर राज अभी इस वक्त तो बीजेपी, सपा और बसपा का है, यही 2 लोग हैं वोट परसेंटेज में, वरना आप तो सुबह सपा से भी नीचे हैं सर। देखिए वोट परसेंटेज की बात करें तो वोट परसेंटेज मान लो अगर कम हो गया तो क्या बढ़ेगा नहीं? क्या जनता आज हमसे टूटी किसी तरह से कुछ नाराज हुए तो वो घर जागेंगे नहीं कि दोबारा जुड़ेंगे नहीं? उम्मीद पर दुनिया कायम है और हम लोग जो मेहनत जनता के बीच में कर रहे हैं, सरकार को बेनकाब करने का काम करेंगे। कांग्रेस की योजनाएं जो यूपीए सरकार में थी, जिनका ठीक से प्रचार प्रसार नहीं हो पाए, जिनको बेचने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, उनका नाम बदलकर जो लाभ लेने का काम कर रही है, उसकी योजनाओं को जनता के बीच में वापस ले जाने का काम कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता बूथ स्तर पर करेगा और कर रहा है। और यही कंडीशन है कि कांग्रेस के जब कार्यक्रम होते हैं तो वहां लोग जुड़ रहे हैं और भाजपा के जो बड़े बड़े सम्मेलनों में कुर्सियां खाली देखने को मिलती हैं, ये भी एक परिवर्तन का द्योतक है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है और समय के अनुसार बहुत कुछ बदलता है। अगर 2 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता हासिल कर सकती है तो अनिल भाई यही बीजेपी 2 सीट थी इनके पास, आप सही कह रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे इसने मेहनत की तो इनके वोट परसेंटेज बढ़े थे, घटे नहीं थे। आपके तो जो थे वो सब वो हर साल कम होते जा रहे हैं। ओहो, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की पार्टी हुआ करती थी वो आज वो रूप नहीं है। आज ये ठगबंधन का रूप है। ये केवल जनता को ठगने का और नोचने का काम कर रहे हैं। जनता के साथ जो शोषण किया है, किसान के साथ जो आत्महत्याएं करने का मजबूर किया है। सर आप ये बताइए किसानों के लिए आप लोगों ने क्या किया कि किसान बहुत अमीर हो गए थे आपके समय में? हम वो बताइए सर, इनके समय तो गरीब हो गए, आपके समय में कितने अमीर थे किसान? आत्महत्या का रेशियो निकालिए कितना था आपके समय में, इनके समय में? किसान जब बराबर वहां धरने पर बैठे हुए ये किसानों की बात करते, किसानों का कितना काम किया इन लोगों ने। बेटी वहां आंदोलन कर रही थी तब ये कितना थे। महिला आरक्षण पर ये बात करते, महिला आरक्षण की बात कर रहे थे कि महिला को आरक्षण दे रहे, बगल में यौन शोषण के अपराधी को बिठा रखा था। सर वो तो उनका तो केस चल रहा है ना सर, उनका तो केस चल रहा है तो उनको बिठाना नहीं चाहिए था ना। क्या नहीं भगा देते उनको, कहते तुम सांसद नहीं हो तुम भाग जाओ यहाँ से, कह देते तुम सांसद नहीं हो तुम भाग जाओ यहाँ से। ये कैसी बात है सर? जब तक कोई केस नहीं कर देगा तब तक हम और आप कौन होते किसी को अपराधी कहने में? वो तो आरोपी है, अपराधी थोड़ी ना है। आरोपी है जब वो अपराधी तब हो जाएंगे जब कोर्ट के उन पर आप लोग जो कोर्ट में अगर उनके खिलाफ जो भी एफआईआर दर्ज है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसका मतलब ये सारे लोग जितने अपराध करते चले जाएंगे जब तक जजमेंट आपके अपराधी नहीं है सर, आपके अपराधी नहीं है, आपके अपराधी नहीं है, ये कोर्ट केस नहीं है। राहुल गांधी पर कोर्ट केस नहीं है की बात करेंगे सर, राहुल गांधी पर कोर्ट केस नहीं है। संसद में एक सांसद को इनके सांसद बदतमीजी भरी भाषा में जवाब देंगे, ये मर्यादा है संसद की। मोइना मित्रा ने भी कुछ दिन पहले एक बहुत गंदी अभद्र शब्दों का यूज किया था, उसका आप लोगों ने खंडन किया था। इन लोगों ने भी बहुत बढ़िया सर वो मैं कह रहा हूँ गलत है, वो कोई उसका कोई बचाव नहीं कर रहा।
वो गलत है, जो गलत ने है वो बचाव गलत क्यों है। नहीं करी? भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल उठा के दीजिए, कितने लोग ट्रोल कर रहे हैं उनको, किस तरह से उनको बचाने का काम कर रहे हैं। चैनलों पर डिबेट में देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के कितने लोग उनके संरक्षण में खड़े हो रहे हैं। हाँ। सर सब कहते हैं कि हमने माफी नहीं मांगी, हमने केवल खेद व्यक्त किया है। हाँ। अब सर खेद व्यक्त किया है ना उन्होंने। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी कुछ भी बोल देते हैं और भी जो नेता है कुछ भी बोल देते हैं, सपा की तरफ से भी है। ऐसा क्या बोल दिया अच्छा राहुल गांधी ने? किसी ने डंडा मार के मोदी को भगाएंगे लोग, ऐसा शब्दों का यूज किया, ये सही था? जनता के बीच में ये भी इनका ही नारा था कि अगर मैं काम ना करूं तो बीच चौराहे पर खड़े कर लेना, बीच चौराहे पर खड़े कर लेना, जनता वही जवाब देगी। जनता एक एक सवाल का जवाब लेगी इनसे। ठीक है। राम निवास जी देखिए, सवाल ये है राम निवास जी की भाई आप लोग जो है काम कुछ नहीं कर रहे ओबीसी और एसटी एससी समाज के लिए, और अब चुनाव है तो चुनाव का आप लोग बस एक सगुफा दिखाकर, एक बढ़िया आप लोग एक पिक्चर दिखाकर वोट आप लोग हासिल करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। मनीष जी अभी समाजवादी पार्टी के मित्र हमारे बोल रहे थे, जैसा उनकी पार्टी का आचरण है उसी प्रकार के शब्दों का उपयोग माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में कर रहे थे। तो ये तो अपने बोल के अपने पार्टी का आचरण के अनुसार, अभी कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे कि जो है भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं करती है। भाई इसी देश में 9 साल में 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए, तो किसने किया? माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। अगर इसी देश में 9 सालों में लगभग 5 करोड़ आवास बने हैं, ये किसने किया? सरकारी फर्जी आंकड़े बनाकर तैयार रखिए। इसी देश में 13 करोड़ लोगों को किसान सम्मान निधि मिली, किसने दिया? माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने दिया। इसी देश में अब तक 45 लाख लोगों को जो है, जिसमें आधी हमारी एससी समाज की बहनें हैं, मिला के उनको स्टार्टअप योजना के तहत उनको रोजगार दिया गया। किसने दिया? माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। 82 करोड़ लोगों को अगर राशन इस सरकार में मिल रहा है, माननीय मोदी जी ने दिया। इनसे पूछा जाए क्या दिया? देश को करप्शन दिया, भ्रष्टाचार दिया, परिवारवाद दिया, और अभी करप्शन की बात कर रहे थे। राहुल जी बेल पे हैं, सोनिया जी बेल पे हैं, और कांग्रेस पार्टी के दामाद वो भी बेल पर हैं। जो लोग बेल पे हैं, जेल जाने वाले हैं, वो हमको सजेशन दे रहे हैं भ्रष्टाचार के बारे में। कम से कम सोचना चाहिए कि जिनकी एक पैसे कमाई नहीं, वो 5-5 हजार करोड़ के मालिक हैं। तो कहीं न कहीं जो भ्रष्टाचार, जो करप्शन था, उसको देश की जनता ने समझा है, इसीलिए इनको उखाड़ के बाहर फेंका है। और आज मोदी जी को चुना है। 2014 से लगातार मोदी जी बन रहे हैं और आगे भी जीतेंगे, क्योंकि अभी जनता पूर्णतया मोदी जी के साथ है। ये लोग कोई भी गठबंधन करें, चाहे जन नाम बदलें, लेकिन देश जनता जानती है कि इनके द्वारा सिर्फ करप्शन होगा, भ्रष्टाचार होगा, जातिवाद होगा, तुष्टीकरण होगा। इसीलिए जो है इनका साथ छोड़ रही है। अभी हमारे सांसद बारे में कांग्रेस में टिप्पणी कर रहे थे, कभी अपने नेताओं के बारे में सोचा है? और उन्होंने टिप्पणी किया, टिप्पणी करने से पहले बसपा के सांसद ने क्या कहा, कभी उसकी चर्चा कर लीजिए ना। उसकी चर्चा नहीं करेंगे। इनकी ही सरकार में लोग मोदी जी के बारे में मरने के बाद मोदी जी को अभद्र शब्दों का प्रयोग किया, उनके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वो इनके हैं। यही कारण है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के बारे में कितने अपशब्द आपके पार्टी के लोगों ने बोले, तब आप नहीं बोलेंगे? वो देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, वो खिलौना थे। सरकार बनेगी। ठीक है, चाली पुलाव बनाइए। अनिल शर्मा जी, सरकार नहीं बन रही आपकी। अनिल शर्मा जी, अनिल भाई, अब यहाँ पर तो अब हम उत्तर प्रदेश में आ जाए, 80 सीट है। अब 80 सीट है। देखिए मैंने बड़े करीब से कई लोकसभा चुनाव को मैंने कवर किया है, मैंने विधानसभा चुनाव को कवर किया। इस बार भी जब कवर कर रहा था विधानसभा चुनाव को, तो कांग्रेस में बड़ी खामियां देखने को मिली थी। मैंने देखा कि जिसको आपने टिकट दिया उस चेहरे को तो अगल बगल कोई जानता नहीं था। और टिकट किस लिए दे दिया गया? क्योंकि जो वहाँ के आपके यहाँ के ज़िला अध्यक्ष हुआ होते हैं, उनसे उनकी साठगांठ अच्छी होती है, टिकट दे दिया जाता है। ऐसे में आपकी जो आप लोग जो मेहनत करते हैं, जो कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, मैंने बात भी की थी 1-2 जिला अध्यक्षों से, तो आप लोग जो मेहनत करते हैं कहीं ना कहीं उस पर पानी फिर जाता है। कई कार्यकर्ताओं ने इस बात को बताया था
कि भाई साहब इनको कौन जिताएगा, ये तो इनको तो कोई जानता तक नहीं, और होता भी यही है, जमानत जब्त हो जाती है। तो ऐसे में सर क्या इस स्तर पर भी आप लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कभी कभी तो देखिए पहले धर्मेंद्र भाई आ रहे हैं आपके पास, अनिल शर्मा जी से सवाल है। हाँ मनीष जी, कभी कभी तो बड़ा हास्यास्पद लगता है कि संगठन में कुछ लोगों के चंद जो इधर उधर के लोग होते हैं जो केवल चुनाव के समय नजर आते हैं, संगठन से जिनका कोई सरोकार नहीं है, उनके व्यूज लेने के बाद और मीडिया ये कहती है कि सब कांग्रेस की स्थिति ये बद से बदतर है। नहीं अनिल भाई सुनिए, नहीं, मैंने बड़ी- अनिल भाई मैं एक बड़ी चीज सीधी बता बात दूं, करता हूं। मैंने ये जी। इस शब्द को भी जोड़ा है कि मैंने बड़ी करीब से चीजों को देखा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। मैं रहा हूं आपके यहाँ जो भी प्रत्याशी खड़े हुए थे, मैं रहा हूं, मैंने फील्ड पर रिपोर्टिंग की है, मैंने सिर्फ उन्हीं से नहीं, मैंने और लोगों से भी जब जानकारी ली, पूछा है, तब मैं इस चीज को बोल रहा हूं आपको कि किस तरह से साठ गांठ करके टिकट तो दिलवा दिया जाता है। आपके यहाँ गोरखपुर की ही मैं बात कर रहा हूँ, गोरखपुर में कई चीजें ऐसे हुई, वहां पर जो एक अच्छे कैंडिडेट थे उनको टिकट दिया जा सकता था, हो सकता है कि वो फाइट में आ भी जाते, लेकिन नहीं, सांठगांठ अच्छी थी, चीजें थोड़ी बदल गई। तो क्या इन सब चीजों पर भी आप लोग ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? देखिए, कांग्रेस की स्थिति में आपको बता दूं, बिल्कुल विगत 33 वर्ष से मैं लगातार कांग्रेस में एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं, और कांग्रेस की जो स्थिति है, संगठनात्मक ढांचे में जो बदलाव आया है, बीच में स्थिति अलग थी, थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। राज बब्बर जी के समय पर संगठन का रूप अलग था और उसके बाद संगठन में रूप अलग हुआ खत्री जी के समय। लेकिन आज का समय का जो संगठन है, संगठन का स्वरूप अलग है। हम लोग प्रत्येक आपको समय अगर हो तो मैं आपको जिस जनपद में कहूँ उस जनपद में दौरा करा दूं, वहां ग्राम स्तर पर, बूथ स्तर पर, पंचायत स्तर पर हम लोग संगठन को मजबूत कर रहे हैं और एक एक पूरी टीमें तैयार हो रही हैं। और जब बूथ पर कार्यकर्ता मजबूत होता है तो निश्चित समझ लीजिए कि चुनाव मजबूत होता है। तमाम जगह ऐसी सीटें थी, उनका आपने आकलन नहीं किया, जहां की सीटों को हरवाने का काम इस सरकार ने किया। जहां जनता के बीच में अगर वो प्रत्याशी जाता तो उसके पास नोटों की बरसात होती, जनता पीछे लग लेती थी उसके। उस व्यक्ति को हरवाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैं आपको बता दूं, आगरा में 9 सीटें विधानसभा की, और गंभीरता से किसी प्राइवेट एजेंसी से जांच करा लीजिएगा। मीडिया के सामने तो लोग माइक के सामने कुछ भी बोलते हैं, प्राइवेट एजेंसी से किसी से जांच करा लीजिए। आगरा की 9 सीटों में पहली एक सीट बताता हूं, खेरागढ़ की, जहां कांग्रेस प्रत्याशी को भारी बहुमत से जनता चुनाव जिता रही थी और चुनाव लड़ा रही थी। केवल चुनाव जिता नहीं, चुनाव लड़ा रही थी, और जनता जनार्दन उनके साथ था। भाजपा प्रत्याशी के साथ काफिला नहीं होता था, 50-40 लोग भी बड़ी मुश्किल में होते तो उसके साथ जत्थे का जत्था निकलता था, जहां से निकल जाए, और ये स्थिति होती थी। इधर दूसरी कंडीशन बता दूं, आगरा की ये खीरागढ़ सीट की है। फतेहपुर सीकरी में बीएसपी के लोधी राजपूत थे, उनकी जीत सुनिश्चित थी, वहां हरवाने का काम किया। आपके समाजवादी पार्टी के फतेहाबाद विधानसभा में कैसे हरवा दिया? बिल्कुल बताएंगे ना, जो छूट कास्ट पर आपकी इलेक्शन के दौरान, आप अगर समय हो, आपके पास आपकी टीम हो, किसी भी इलेक्शन में दिखवा दूंगा मैं आपको, क्योंकि प्रैक्टिकल बात हम करते हैं। भाजपा के ऐसे ऐसे चैम्बर बने होंगे जहां से आधार कार्ड नए नए तैयार हो रहे होंगे, दिखाइएगा अगर दिखाने का दम है। अगर मीडिया में, तो मीडिया क्यों नहीं दिखाना चाहती? हमने कई मीडिया वालों को रिकॉर्डिंग करवाई, लेकिन मीडिया ने दिखाने की हिम्मत नहीं दिखाई। कोर्ट में चले जाते महाराज, हम तो चलिए, हम नहीं दिखा रहे, हाँ बिल्कुल, कोर्ट में चले जाए। प्रूफ अगर मेरे हाथ में हो तो मैं कोर्ट में चला जा, लेकिन रिकॉर्ड तो मीडिया वाले के हाथ में, रिकॉर्ड चुपचाप रिकॉर्डिंग करके लाई मीडिया, और उसको रख लिया गया, मामला दबा दिया गया। अनिल भाई, यही धोखे में आप लोग रहते हैं ना, आप लोगों को धोखा दिया जाता है। अनिल भाई, उस जगह पर खड़ा कर दूंगा। नहीं सुनिए अनिल भाई, ये आप लोग को धोखा दिया जाता है, आपके प्रत्याशी आपको धोखा देते हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं। आपको धोखा देते हैं कि नहीं जी हम जीत रहे थे, ये जी इन्होंने ये जी खराब कर लिया। अगर सर ये होता तो कर्नाटक ना जीतते, हिमाचल ना जीतते, ये सारा कैप्चर कर लेते। ठीक है, मेरे ख्याल से हिमाचल से ही आते हैं रामनिवास जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो हिमाचल से ही आते हैं। जेपी नड्डा चाहते तो सारा चीज कैप्चर कर लिए होते, लेकिन सर ये सब आपको धोखा देते हैं, आप लोग समझ नहीं पाते। ठीक है धर्मेंद्र सिंह जी, सबसे बड़ी चीज ये है, और सच्चाई को उजागर नहीं होने देना चाहते, बात अलग है। मीडिया भाजपा के पक्ष में है।
आपको अनिल सही कह रहा हूँ भाई, मैं अनिल सुनिए, भाई, सुनिए, अनिल मनीष जी, भाई, सुनिए, अनिल मैं आपको भाई। बहुत बड़ी बात बता दूं, सुनिए, एक बार सुन लीजिए, मैं बूथ स्तर का आदमी हूँ, एक एक बूथ को जानता हूँ, किस बूथ से अनिल कितने वोट भाई, किस हम घर भी से ग्राउंड निकलेंगे। जीरो के ही एक मैं हवाई पत्रकार बातचीत हैं। नहीं करता हूँ। मैं भी ग्राउंड जीरो का ही पत्रकार हूँ, बहुत निम्न छोटा पत्रकार हूँ, लेकिन मैं ग्राउंड भी जीरो जीरो पे ही स्तर सारी का चीज आदमी हूँ, होता एक हूँ। एक बूथ के स्तर ठीक को है, जानता हूँ, एक एक गली को मैं भी जानता हूँ, बहुत छोटा कि किस पत्रकार गली हूँ, से किस लेकिन घर हर से चीज कौन की सा वोट किस जानकारी पार्टी को जाएगा। थोड़ा बहुत मेरे पास है। तो सर ठीक है, आप लोग उस चीज को कोर्ट में भी ले जा। ठीक है धर्मेंद्र सिंह जी, देखिए सवाल ये है धर्मेंद्र भाई कि एक तरफ बीजेपी अपने प्लानिंग कर रही है, एक चक्रव्यूह तैयार कर रही है, उस पर वो काम भी कर रही है। अब इन चक्रव्यूह से आप निकलेंगे कैसे? क्योंकि भाई 20,000 वॉलंटियर्स आप समझ सकते हैं, 20,000 वॉलंटियर्स तैयार करना, अगर वही वॉलंटियर्स अगर हर समाज के लोगों के पास जाते हैं, युवा वर्ग के पास जाते हैं और बात करते हैं, तो सर इफेक्ट तो पड़ना तय है। ये कहा नहीं जा सकता था कि इसका फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग कहाँ हैं? आप लोग के यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि बस प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। पत्रकार हैं, मेहनत जरूर करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी जैसा संगठन, भारतीय जनता पार्टी उसके 25% पर नहीं टिकती है। पहले हमारा था इतना सर, मैं मजबूत मानता संगठन बूथ हूँ, मैं स्तर मानता तक। हूँ धर्मेंद्र भाई, पहले दूसरी थी, बात, हमारी मैं पूरी पहले बात हो मानता जाएगी। हूँ, अब नहीं है। जब नहीं, जब अभी तक भी है, अभी भी है स्वर्गीय जरूरत, मुलायम लेकिन सिंह जी देखिए जब जनता जिंदा परिवर्तन थे का मन और बनाती है, जब नहीं तक उनके हाथ में कमान था और शिवपाल यादव टूटे नहीं थे, तब तक मैं नहीं, मानता हूँ कि शिवपाल जी भी वास्तव साथ में में है आप हमारे। लोग एक बहुत मजबूत थे उस वक्त, लेकिन आज नहीं है सर। कार्यकर्ताओं के दृष्टिकोण से हमारा संगठन, हमारे संगठन की बराबरी करने की हैसियत में क्या आसपास भी नहीं भारतीय जनता पार्टी है। हाँ सही है कि उनका झूठ सही सफल हो गया, उस झूठ से वो सरकार उत्तर प्रदेश के सर, अंदर एक भी बार देश झूठ के अंदर सफल होता बनाए। है, 2 बार लेकिन होता है, 4-4, 5-5 बार कैसे 2024 हो की रहा है सर? परिस्थितियां हैं, 2024 की परिस्थितियां हैं। पहली तो एक चीज ये जान लीजिए कि वो कहीं कांग्रेस से लड़ाई, किसी समाजवादी पार्टी से लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और मोदी के झूठ की बना हमारा गठबंधन है, और वो गठबंधन बहुत मजबूती से पूरे देश में लड़ रहा है। देश के तमाम राज्य ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के पास 1% वोट भी नहीं है, एक भी एमएलए जीतने की, एमपी जीतने की हैसियत नहीं है। आप देख सकते हैं सर, आप जहां बंगाल तक में अच्छा गठबंधन खासा की बात वोट और जनता की परसेंटेज बात है, कर रहे हैं, मैं क्यों बंगाल 2-3 में अच्छा बातें कहकर खासा अपनी है, बात बिहार समाप्त में करूंगा। अच्छा खासा है, और राजस्थान नहीं, में अच्छा दिल्ली के खासा अंदर, है, दिल्ली में भी अच्छा खासा है सर। नहीं, दिल्ली के अंदर जब आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने आई तो भारतीय जनता पार्टी का बहुत मजबूत गठबंधन था, इतने कार्यकर्ता थे, लेकिन उसके बाद उनको जमानत बचाना मुश्किल हो गया 70% 75% सीटों पर। पंजाब के अंदर क्या स्थिति हुई, तमिलनाडु के अंदर क्या पंजाब स्थिति में है, और दिल्ली आंध्र में तो प्रदेश के पहले अंदर क्या सुनिए, स्थिति, पंजाब में तेलंगाना दिल्ली के में अंदर सीधे क्या टक्कर स्थिति है। होती थी। देखिए सुनिए, नागालैंड के पहले अंदर होती थी हमारा कांग्रेस और बीजेपी, उसके बाद आम आदमी पार्टी आई तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के होने लगा। आम आदमी पार्टी मजबूत हुई, कांग्रेस का देखिए, सुपड़ा साफ जब हो गया। लार्जर पंजाब नहीं, में भी जब यही हालत है सर, पंजाब में भी यही हालत है। जब देश हित के और बड़े मुद्दों पर हम आते हैं तो तमाम छोटे मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। लार्जर स्केल पर देश के इंटरेस्ट में, राष्ट्र के इंटरेस्ट में हम सब लोग साथ हैं, ऐसा कौन और सा तमाम मुद्दा आप छोटी लेकर आ रहे हैं? बातें यही तो हम नहीं लोग समझ में पीछे आ छोड़ रहा चुके है। हैं। दूसरी कौन सा बात, अभी मुद्दा है? भारतीय जनता पार्टी के साथी भ्रष्टाचार और परिवारवाद की बात कर रहे थे। अरे साहब, भ्रष्टाचार की बात आपके मुंह शोभा नहीं देती, पूरे देश के संस्थान बेच ले रहे, मैंने पहले भी कहा। दूसरी बात, अगर परिवारवाद नहीं है तो ये अमित शाह से जय शाह कौन है, कहां से आए हैं? जय शाह कितने बड़े नेता हैं, कहां से जो है क्रिकेट बोर्ड से लेकर के तमाम व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर कब्जा करने जा रहे हैं। अरे हुजूर, राजनाथ सिंह, पंकज सिंह, नीरज सिंह कौन है? प्रेम कुमार धूमल, अनुराग ठाकुर कौन है? येदियुरप्पा के बेटे आप देख ही रहे हैं। मैं आपके पास एक बड़ी लेगेसी अगर गिनाने, ये सब क्या परिवारवाद नहीं है? परिवारवाद किसको कहते हैं? आपके पास जो शीर्ष नेतृत्व है, परिवारवाद का जानते हैं, जिक्र कहा करते हैं भारतीय जनता पार्टी सुन के लीजिए ना, पुराने नेता परिवारवाद देते कहाँ हैं। है? जब प्रवेश जब आपके वर्मा यहाँ को ले लीजिए। मुख्यमंत्री बनेंगे या तो अखिलेश यादव या तो कोई ऐसा ही जो उनके परिवार का हो, उसे कहते हैं। अब यहाँ पर जो ये लोग कटाक्ष करते हैं, बात है, अमित शाह जय शाह रहे तो ठीक है, पंकज सिंह और राजनाथ सिंह रहे तो ठीक है। नहीं, आप अगर किसी अपने छोटे, परिवारवाद है, ये कैसी परिभाषा है? आपके दूसरी बात, मैं देश की व्यवस्था पर आऊं, बड़े शर्म की बात है कि हमने, जनता ने इनको चुना था, देश की जनता ने चुना था कि भारत की सीमाएं सुरक्षित होंगी, और देश के गृह मंत्री जब संसद में आते हैं तो उन्होंने जब मणिपुर पर बयान की बात आई, 3-4 महीने तक मणिपुर लगातार जलता रहा,
इनकी नींद नहीं खुली। और उन्होंने जो बयान दिया मणिपुर को लेकर के संसद में, उन्होंने कहा कि घाटी के लोगों में और ऊपर रहने वाले लोगों में वैमनस्यता फैल रही थी और इसका हमें आभास पर समझाने का प्रयास किया, लेकिन माने नहीं। और कितनी शर्मनाक बात है कि उन्होंने कहा दोनों समुदायों के बीच में बफर जोन क्रिएट कर दिया है और हमारे सुरक्षा बल, पैरामिलिट्री फोर्स वहां उसके बीच में कामिंग कर रही है। अरे हुजूर, ये बॉर्डर पे होता था, जब बॉर्डर पे विवाद होता था तो पड़ोसी राज्य से पाकिस्तान से झगड़ा होता था, तब वहां हमारी सेनाएं कामिंग करती थी। कितने दुर्भाग्य की बात है कि देश का गृह मंत्री संसद के अंदर कह रहा है कि हमारे देश के अंदर रहने वाले हमारे दो भाइयों के बीच में हमको बफर जोन बनाना पड़ रहा है। कितनी नफरत की राजनीति करोगे। हरियाणा के अंदर नूह में, जहां देश की भी और प्रदेश की भी दोनों सरकारें भारतीय जनता पार्टी की, और उसके बाद कांग्रेस के विधायक पर, सर कांग्रेस के विधायक पर लग गया आरोप। आखिर किस तरह की कांग्रेस के विधायक, क्यों देश को जला देना चाहते हैं? कांग्रेस के विधायक, दो विधायक थे उस एरिया कहा कि ये लोग केरोसिन लेकर के घूम रहे हैं, पूरे देश को जला देना चाहते हैं और सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ही इनके पास हथियार है। बंगाल में क्या अगर इनके पास बंगाल में नेतृत्व का बंगाल में दलितों के साथ क्या हो रहा है? कभी सनातन की, राजस्थान में दलितों के साथ क्या हो रहा है? कभी धर्म की बात, कभी हिंदू राष्ट्र की बात, कभी मंदिर की बात। इसके अलावा जब 2 बार देश की सरकार में रह चुके 10 साल बाद अगर जनता के बीच आए और अगर इनके अंदर दम है तो इनको महंगाई पर, बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचार पर, विकास पर बात करके और अपने किए हुए कामों पर वोट मांगना चाहिए कि हमने ये काम किया, जनता मुझे वोट दे। तब तो देश की बात, राष्ट्र की चिंता की बात समझ में आती है। आप तो भाषण में कहते हैं 140 करोड़ लोगों की मैं चिंता करता हूँ, और जब माइक पकड़ते हैं तुरंत आपको सनातन, क्या यहाँ रहने वाला संवैधानिक रूप से ईसाई है, मुसलमान है, सिख है, दलित है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, या हमारी बहन बेटियां हैं, वो उतनी ही बड़ी देश की राष्ट्रभक्त है, उतनी ही बड़ी नागरिक है जितना भारतीय जनता पार्टी के स्टालिन गाली देता रहेगा सनातन को, अमित शाह जी, इसलिए स्टालिन गाली देता रहेगा सनातन को, और आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे। स्टालिन गाली देते रहेंगे सनातन को, आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे। खड़गे के लड़के गाली देते रहेंगे सनातन को, आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे। इसके लिए कानून है, दोहरा चरित्र कानून है। अगर कोई भी, बस वही तो कह रहे हैं, कानून है, बस कानून है ना, तो इनके पे भी कानून कहाँ चला जाता है? विधूड़ी के बयान की, राहुल गांधी के बयान से इनके पे कानून कहाँ चला जाता है? कौन सा ऐसा बयान नहीं, इनके पे कानून नहीं। आप लोग बड़ा ट्वीट कर रहे हैं आज, बड़ा ट्वीट कर रहे हैं आप लोग निकाल के फोन से। हो गया है। हेलो, क्यों साध रखा सर धर्मेंद्र सिंह जी? जी क्यों चुप्पी साध रखा था? क्यों आपके यहाँ जो बयान देते रहते हैं, एक बयानवीर आपके यहाँ भी तो हैं जो हिंदू को लेकर बयान देते रहते हैं? भाई मैंने क्या कहा? हाँ, क्या कहा? ये देश संविधान चलता है और यहाँ पर हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं। तो अपने नेता को नहीं समझा पाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को, स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं समझा पाते हैं को दूसरे सर, स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं समझा पाते हैं। और अगर ये कोई जिन्हें दलित और पिछड़े दिखते हैं व्यवस्था है उसके तहत कार्रवाई करें। अगर ये किसी ने कोई गलती की है तो ये कहना कि नहीं उसकी 4 गुना गाली देंगे। भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं समझा पाते और संविधान सम्मत कार्रवाई किसी भी दल का कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के खिलाफ बोलता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, और उसी समय विदोड़ी जी जैसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो, प्रवेश वर्मा जैसे लोगों की कार्रवाई हो, और अनुराग ठाकुर पर भी कार्रवाई हो जो कहते हैं कि स्टालिन पर कार्रवाई हो कि ना हो, स्टालिन जैसे लोगों पर कार्रवाई हो कि ना हो, और खुद प्रधानमंत्री बोलिए ना जर्सी गाय, धर्मेंद्र भाई बोलिए ना, स्टालिन जैसे लोगों पर कार्रवाई हो कि ना हो, स्टालिन जैसे लोगों पर कार्रवाई हो कि ना हो, स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई हो कि ना हो? नहीं, हमने क्या कहा? किसी पर, किसी नहीं, अब उस पर किसी पर आ गए। नाम लेने में डर रहे हैं क्या? मैं हूँ, नाम लेने में डरते हैं? डर लग रहा है क्या? चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, संवैधानिक रूप से डर लग रहा है ऊपर बराबर की कार्रवाई सर। मैं कह रहा हूँ डर लग रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम लेने से। मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने कहा जो भी हो, जो भी नहीं, आपने अनुराग ठाकुर का नाम लिया, आपने अनुराग ठाकुर का नाम लिया, चलिए ठीक है। आपने और भी कई नेताओं का नाम लिया बीजेपी के, चलिए ठीक है। आपने रमेश बुधियोड़ी का नाम लिया, बढ़िया ठीक है। अब आप नाम लीजिए ना कि ये भी हो, स्वामी प्रसाद मौर्य भी हो। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अनुराग ठाकुर नहीं ले पाएंगे सर, हिम्मत नहीं है। ठीक है, हिम्मत नहीं है। रामनिवास यादव जी, हिम्मत नहीं है आप में भी। ठीक है। अनिल भाई क्या कह रहे हैं? ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ जिस प्रकार के सवाल हम लोगों से आप करते हैं उस प्रकार के बीजेपी के प्रवक्ता से नहीं करते यार। सर भाई साहब यहीं पर आके सब लोग वही हो जाते हैं। अरे भैया कुछ तो डर है। अनिल भैया मतलब ऐसा ही होता है भाई साहब, वही तो बात है ना। सुनिए, 2 चेहरे रख के मत चलिए अनिल भाई, चेहरा एक होना चाहिए।
चेहरा एक होना चाहिए, सब दो चेहरे चेहरा भी लेकर लगते मत हैं, बराबर नहीं चलिए। है। आप अगर दो चेहरा लेकर चलेंगे तो सवाल उठेगा अनिल भाई। आज भले ही आपके गठबंधन के हों, ठीक है, कल तक यही साइकिल की सवारी करने के लिए आप लोग को उनको भगा रहे बचाने का थे। काम करे, नहीं भाजपा है। के डबल चेहरे नहीं आपको ठीक दिखाई है, देते। आप लोग दो चेहरा नहीं, लेकर मत भाजपा के डबल चेहरे चलिए। आपको अगर नजर आप नहीं लोग आएंगे। आप भाजपा मैं क्या कर सुनिए रही ना है? अनिल भाई, अब सुन लीजिए ना, अगर आप महिला लोग पे अत्याचार विरोध होता करने है, की उस हिम्मत पर रखते बहस कर रही हैं, है। रमेश महिला बिधुड़ी जैसे आरक्षण की लोगों बात पर, सुनिए करती है। मेरी बात सुन लीजिए, नारियों का अपमान होता है, नारी सुनिए, सशक्तिकरण की बात रमेश करती बिधुड़ी है। जैसे लोगों नारियों का को आप नंगा लोग घुमाया अगर जाए, विरोध करते ये नारी हैं, सम्मान की बात करते हैं। जो आप उन पे असंसदीय सवाल नहीं मर्यादा करेंगे। का भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे रमेश बिधुड़ी का आप लोग विरोध कर रहे हैं। करना चाहिए, पूरे समाज को करना चाहिए ऐसे लोगों का। तो आप लोगों को स्टालिन जैसे लोगों का भी विरोध करने की हिम्मत होनी चाहिए सर। खड़गे जी के हमने लड़के उनका का भी समर्थन विरोध भी नहीं करने किया की है ना, हिम्मत हमने होना उनका चाहिए समर्थन भी सर। नहीं किया है। खड़गे जी के लड़के का भी कांग्रेस ने विरोध उसका करना समर्थन चाहिए नहीं किया सर। है। राजस्थान में अगर कोई उत्तर महिला प्रदेश जिंदा के अंदर जला दी जा रही है, दलित महिला, उसका भी विरोध करना चाहिए सर। उसका ये विरोध है किया कांग्रेस, और वहाँ इसे अपराधी कांग्रेस पकड़े कहते हैं। गए। आप कह रहे हैं ना अटल जी, राजस्थान अटल के जी, अंदर महिला हम लोगों ने अपराधी भी पकड़े गए, हम लोग भी विद्यार्थी परिषद छोटे के पदाधिकारी छोटे निकले। थे तो अब हम आप लोग भी सुनते देखिए कि थे। अत्याचारी कौन है, बलात्कारी कौन है। ठीक है, रामनिवास जी, के पदाधिकारी निकले गए। रामनिवास यादव जी, देखिए ऐसा है कि भाई जो इंडिया गठबंधन है, कई चीजों को लेकर वो फील्ड पर जाएगा। इसमें से एक मुद्दा मणिपुर का भी है। मणिपुर तो इन लोगों ने पकड़ लिया है, राजस्थान, बंगाल, ये सब इनको नहीं दिखता है, बिहार ये सब नहीं दिखता है फिलहाल, मणिपुर का मनीष जी, हमने हमेशा कहा मणिपुर पे भी चर्चा करिए, राजस्थान बंगाल पे भी करिए, उत्तर प्रदेश भी करिए। सर आप नहीं कहते हैं ना, ये तो बात है, कहाँ कहते हैं? हम हमेशा कहते हैं, आप लोग विरोध कभी आज धर्मेंद्र भाई मैं कह रहा हूँ, कल एक ट्वीट दिखा दीजिए धर्मेंद्र भाई, एक ट्वीट दिखा दीजिए अखिलेश यादव जी का। सुनिए ना, महिला सिर्फ मणिपुर की है नहीं अनिल भाई, महिलाएं सिर्फ मणिपुर में है, राजस्थान में महिलाएं नहीं है, उनको महिला नहीं समझते अनिल भाई आप। राजस्थानी महिलाओं को नहीं समझते, वहाँ पर दलित महिला दलित नहीं है, वहाँ दलित महिला दलित नहीं है। क्या हुआ, एक भारतीय जनता पार्टी का नेता, धर्मेंद्र भाई जब एक ट्वीट कीजिएगा तो बताइएगा, हम भी बड़े खुशी के साथ चलाएंगे धर्मेंद्र भाई, बड़ी खुशी के साथ चलाएंगे। अनिल शर्मा जी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो इन लोग के माननीय राहुल गांधी जी, जब राजस्थान में जाकर इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उस पर सख्त अपना विरोध दर्ज कराएंगे, हम लोग को भी खुशी होगी। लेकिन जब दोहरा चरित्र आ जाता है तो सर ना सवाल आपको पता नहीं है किया है कि नहीं, गलत बातें ना पेश करिए। राहुल गांधी जी ने गए, अशोक गहलोत जी ने उनको सजा दिलाने का काम किया अपराधियों को, और उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी निकले। सर किसी अपराधी को छोड़ा नहीं जाता है कहीं पर भी, सभी अपराधियों को सजाई दिलवाई जाती है। मनीष जी क्या विडंबना है कि अपराधी जिसको सजा होती है, कठुआ के अंदर रेप में बंद लोगों को भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर जाके माला पहनाते हैं। गुजरात के अंदर लोग छूट करके जेल से सजा काट के आते हैं और उनको जो माला पहनाई जाती है। तो अपराधियों का मनोबल बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। और इसमें कई तमाम तरह के मुद्दे रखे जाएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव है तो मामला भी आपका नेशनली होगा, तो उसको किस तरह से आप लोग काउंटर करने के लिए तैयार है बीजेपी? संदीप जी, जिस कार से के हमारे साथी बंधु बोल रहे थे, दोहरा चरित्र जो जनता के बीच में है, वही दोहरा चरित्र आपके डिबेट में भी दिखा रहे थे लोग। हमने कहा ना कि हमारी पार्टी कहती भाई पश्चिम बंगाल पर चर्चा करो, राजस्थान पर चर्चा करो, मणिपुर पर चर्चा करो, बिहार पर चर्चा करो, बस खाली मणिपुर चर्चा करेंगे। नहीं भाई, आप संसद बुला करके उसमें आप एजेंडा डालने कौन रोका था कि मणिपुर पर चर्चा 3 घंटा करेंगे, बंगाल पे भी करेंगे? तो जनता को आप दम में रखना चाहते हैं, ये तो आपको ही करना था। आपके संसदीय कार्य मंत्री, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एचएनएन न्यूज़। नमस्कार। पहाड़ ही नहीं, हमारी पहचान भी है। एचएनएन 24/7, जुनून सच दिखाने का। हमारी सभ्यता ही हमारी विरासत है।
HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। गंगा सी पवित्रता उत्तराखंड के कण कण में है। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। उग रहा है उम्मीद का नया सूरज। HNN 24/7 जुनून